हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? और पढ़ाई में क्या चल रहा है आपका? कल जो कराया था उसका आप लोगों ने रिवीजन किया है कि नहीं? अगर नहीं किया है तो कर लेना चाहिए आप लोगों को। आज हम क्या पढ़ेंगे? भारतीय संविधान के स्रोत और प्रियम्बल। क्या पढ़ेंगे? भारतीय संविधान के स्रोत और प्रियम्बल कि हमारे संविधान में कहाँ से क्या लिया गया है, यानी किस देश से क्या लिया गया है, ये सारा हम क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट कर लिया जाए। भारत सरकार अधिनियम 1935। क्या? भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें क्या है, यहाँ से क्या क्या लिया है? संघीय योजनाएं, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। मतलब हमारी भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियां होती हैं, उनका विभाजन कैसे होगा वो हमने कहाँ से लिया था? 1935 के भारत शासन अधिनियम से। अब क्या आया नेक्स्ट? राज्यपाल का कार्यकाल। राज्य प्रशासन के प्रमुख के रूप में, राज्य प्रशासन के प्रमुख के रूप में, और राज्यपाल का क्या? कार्यालय, ऑफिस ऑफ गवर्नर। और क्या लिया यहाँ से? न्यायपालिका की संरचना, यानी कि एकीकृत, क्या? एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था। कैसी व्यवस्था? एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था। मैंने वो कहाँ से ली है? हमारे संविधान में 1935 से ली गई है। ठीक। और क्या लिया है यहाँ से? लोक सेवा आयोग। क्या लिया है? लोक सेवा आयोग। इसमें क्या, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं मोस्टली बच्चे, उसके लिए आप पढ़ भी रहे हैं, तो वो कहाँ से लिया है? 1935 के भारत शासन अधिनियम से। और आपातकालीन प्रावधान एवं क्या? प्रशासनिक वितरण। आपातकालीन प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? 1935 के भारत शासन अधिनियम से। लेकिन आपातकाल के समय क्या होगा? हमारे जो फंडामेंटल राइट है उनका क्या हो जाता है? निलंबन हो जाता है। वो कहाँ से लिए? वो अभी आगे बताएंगे। दोनों में कंफ्यूजन नहीं रखना है। अगर कंफ्यूजन हो गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, प्रावधान लिया गया है तो हमें क्या लगाना है? भारत शासन अधिनियम 1935। और फंडामेंटल राइट का क्या हो जाता है? निलंबन हो जाता है। उसको कब कहाँ लगाना है वो आगे बताएंगे कि वो कहाँ से लिया गया है। ब्रिटेन का संविधान, संसदीय शासन प्रणाली। क्या? संसदीय शासन प्रणाली। और क्या लिया है? विधि का शासन, यानी कि रूल ऑफ लॉ। कानून के समक्ष सभी कैसे होते हैं? समान होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। विधायी प्रक्रिया। क्या? विधायी प्रक्रिया। और क्या लिया? एकल नागरिकता। हमारे भारत की कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। हम भारत के नागरिक हैं, न कि किसी राज्य के। मंत्रिमंडल प्रणाली, यानी कि कैबिनेट सिस्टम एवं परमाधिकार, जो रेट है ना, उसकी व्यवस्था भी की गई है, यहीं से ली गई है। संसदीय विशेषाधिकार तथा द्विसदनवाद, यानी कि हमारे यहाँ कितने, हमारे संसद में कितने सदन है? 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है, और लोकसभा क्या है? निम्न सदन है। तो ये कहाँ से लिया है? संसदीय विशेषाधिकार ये लिया है ब्रिटेन से। अब क्या आया? अमेरिका का संविधान। अमेरिका की संविधान से क्या लिया गया? हमारे संविधान में क्या क्या चीजें आई अमेरिका के संविधान से? मूल अधिकार, यानी क्या? फंडामेंटल राइट। क्या? फंडामेंटल राइट, जो कहाँ से? आर्टिकल कितना है? भाग 3। भाग कौन सा है? भाग 3 और 12 से लेके 35 तक। और क्या है इसमें? न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। और क्या लिया है? न्यायिक समीक्षा। क्या? न्यायिक समीक्षा, यानी कि जुडिशियल रिव्यू भी कर सकते हैं। ये कहाँ से लिया है? हमारे संविधान में कहाँ से जोड़ा गया है इसको? वो जोड़ा गया अमेरिका से, यानी कि यूएसए से लिया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग।
राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा, इसको भी कहां से लिया है? यूएसए से। क्योंकि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है किसमें? आर्टिकल 61 में। और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा, ये किसमें दिया हुआ है? आर्टिकल किसमें? आर्टिकल 56 में। तो ये भी याद रख लेना। और इसमें क्या है? यूएसए से और क्या लिया गया है? एक प्रस्तावना के जो विचार है, जो हमारी प्रस्तावना है ना, उसका जो विचार है वो कहाँ से लिया है? वो यूएसए से लिया है। तो ये भी याद रख लेना है आपको कि इसका विचार यूएसए से लिया है। अब क्या आया? आयरलैंड। आयरलैंड से, हाँ एक और बचा, दो चीज और बची है जो यूएसए से ही ली है। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, मतलब किस प्रकार से क्या किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जजों को किस प्रकार से हटाया जाएगा, ये भी कहां से लिया है? यूएसए से। और उपराष्ट्रपति का पद किसका? ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का पद वो कहां से लिया? ये भी यूएसए से लिया। अब क्या आया नेक्स्ट? आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी। भाग कौन सा है इनका? भाग है 4। कौन सा है? भाग 4। और अनुच्छेद कितने हैं? 36 से लेके 51 तक। इनको कहां से लिया है? आयरलैंड से। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, मतलब राज्यसभा के लिए जो सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं उनको कहाँ से लिया है? जो कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। वो कला में कौन हो? विशेषज्ञ हो, साहित्य में हो, और विज्ञान में, और किसमें? समाज सेवा। क्या? समाज सेवा। और कितने सदस्य होते हैं? अधिकतम 12 सदस्यों को क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है, यानी कि नॉमिनेट किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? एकल संक्रमणी मत पद्धति प्रणाली के द्वारा क्या होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। वो कहाँ से लिया गया? वो भी आयरलैंड से लिया गया है। अब नेक्स्ट क्या आया? कहाँ का संविधान? कनाडा का संविधान। अब कनाडा से क्या लिया? कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। कैसी? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। और क्या? अपशिष्ट शक्तियां जो केंद्र में निहित होंगी। अपशिष्ट शक्तियां क्या होती है? जब हमारा संविधान बनाया गया उस समय क्या था? उस समय वो स्पष्ट नहीं थी, हमारे संविधान में स्पष्ट तरीके से नहीं उनको लिखा गया था, तो उसको वो किस में डाल दिया? अवशिष्ट शक्तियों में। जो जैसे समय अनुसार चीजें बदलती रहेंगी उनके अनुसार क्या किया जाएगा? उनमें ऐड करते रहेंगे, यानी कि हमारे संविधान में क्या करते रहेंगे? लिखते रहेंगे। यानी कि जैसे साइबर क्राइम का अभी मामला चल रहा है, तो साइबर क्राइम किस में आएगा? ये अपशिष्ट शक्ति में डाल दिया जाएगा, जो किसके पास है? केंद्र के पास है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। क्या? केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। और क्या? उच्चतम न्यायालय का परामर्शदात्री, मतलब परामर्शदायी न्याय निर्णयन। ये क्या है? जो हमारे राष्ट्रपति क्या क्या करते हैं? राष्ट्रपति सार्वजनिक मामले पर क्या लेते हैं? सलाह लेते हैं। आर्टिकल कौन सा है? 143। उसके तहत क्या करते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब होते हैं उनसे क्या करेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से क्या करेंगे? सार्वजनिक मामले में क्या लेंगे? सलाह लेंगे। ये कहाँ से लिया है? ये लिया गया है कनाडा के संविधान से, सार्वजनिक मामले। लेकिन न राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है, ना ही कौन, न सलाह देने के लिए कौन? सीजेआई बाध्य है। हाँ, लेकिन ले सकते हैं, ये दिया गया है। अब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारे यहाँ कितनी अनुसूचियां हैं?
सॉरी, हमारे यहाँ कितनी सूची है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उसमें से जो कौन सी सूची है? समवर्ती सूची। इसमें क्या होता है कि दोनों, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। अगर गतिरोध हो जाता है तो फिर किसकी बात मानी जाएगी? केंद्र की बात मानी जाएगी। जैसे समवर्ती सूची में क्या है, हमारे एजुकेशन समवर्ती सूची में आती है, फॉरेस्ट समवर्ती सूची में आते हैं। ये सारी चीजें किसमें है? समवर्ती सूची में है। तो इसको कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता और क्या? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, इसको कहाँ से लिया है? इसको भी ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इसको बुलाता कौन है? इसको बुलाते हैं राष्ट्रपति, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से जो प्रस्तावना की जो क्या है भाषा है, उसको कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ये पॉइंट सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं। PYQ में अगर आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन कई बार बने। तो ये इसके जो स्रोत हैं हमारे संविधान के, वो हमें रटे होने चाहिए कि कहाँ से, कौन से देश के संविधान से क्या लिया गया है। अब आया जर्मनी का वाइमर या बीमर संविधान। ये क्या कहता है? आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? आपातकाल का प्रावधान लिया गया है 1935। क्या प्रावधान तो लिया है 1935 का? क्या भारत 1935 का भारत शासन अधिनियम से इसका क्या लिया गया है? प्रावधान लिया गया है। और भारत शासन अधिनियम, और जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं उनका क्या हो जाएगा? निलंबन। ये कहाँ से लिया गया है? ये बीमर संविधान से। अगर आपको पूछा जाता है कि जर्मनी के संविधान से आपातकाल के समय हमारे जो फंडामेंटल राइट है वो निलंबित हो जाते हैं, या फिर बीमर संविधान से, तो बीमर संविधान जर्मनी में एक जगह थी, उसके नाम से वहां पे ये संविधान बनाया गया था, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बीमर संविधान कहा जाता है। अब क्या आया? USSR यानी कि सोवियत संघ। अब जो वर्तमान में जिसका नाम क्या है? रूस। इसको, इससे क्या लिया गया? मूल कर्तव्य। क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज। ये किसके लिए है? ये नागरिकों के लिए है कि नागरिक का कर्तव्य होगा कि आपको ये काम करने हैं, ये नहीं करने हैं। आर्टिकल कौन सा है? 51A। और कब जोड़ा गया? इनको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। और समिति कौन सी थी? स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। स्वर्ण सिंह समिति द्वारा किसको जोड़ा गया? फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया। और क्या यहां से लिया गया? प्रस्तावना में जो न्याय के आदर्श, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये भी कहां से लिया है? ये भी USSR से लिया गया है। नेक्स्ट क्या आया? कहाँ का संविधान आया? फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया? फ्रांस के संविधान से रिपब्लिक स्ट्रक्चर, और क्या लिया गया? प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम, समता और क्या? बंधुता के आदर्श, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। क्या? स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श कहाँ से लिए गए? फ्रांस के संविधान से लिए गए। अब नेक्स्ट क्या आया? दक्षिण अफ्रीका का संविधान। किसका संविधान? दक्षिण अफ्रीका का संविधान। ये कहाँ से लिया गया? इसमें क्या आया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। किसकी प्रक्रिया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। कि संविधान संशोधन कैसे किए जाते हैं? अनुच्छेद 368 के तहत। किसके तहत? कौन से अनुच्छेद के तहत? 368 के तहत संविधान में जो संशोधन किए जाते हैं विशेष बहुमत के द्वारा। विशेष बहुमत कितना होता है? 2/3 मेजोरिटी। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया? ये दक्षिण अफ्रीका का संविधान।
अब नेक्स्ट क्या आया? जापान का संविधान। जापान के संविधान से क्या लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो अब ये क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। हमारे स्रोत थे जो कहाँ से हमने क्या लिया है, हमारे संविधान में कौन से देश के संविधान से क्या लेकर जोड़ा गया जो हमारे देश के लिए या उस समय देश काल परिस्थिति के अनुसार उपयोगी थे। क्योंकि अध्ययन तो हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? अब पढ़ेंगे प्रियम्बल, यानी कि उद्देशिका, जिसको प्रस्तावना कहते हैं हम लोग। उद्देशिका क्या है? उद्देशिका क्या होती है? यानी कि प्रस्तावना। इसको क्या और दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? इसको भूमिका। जब हम कोई बुक पढ़ते हैं तो उस समय क्या होता है, बुक की जो भूमिका होती है उससे हमें पता चल जाता है कि बुक के अंदर क्या लिखा गया है, कि बुक में अंदर क्या दिया हुआ है। इसको क्या कहते हैं? भूमिका। भूमिका। और क्या एक नाम और क्या दे सकते हैं इसको? सारांश। सारांश में भी यही रहता है कि अंदर बुक में क्या है वो सारांश में क्या संक्षिप्त रूप में बता देते हैं। और क्या एक नाम हो सकता है इसका? आमुख। क्या हो सकता है? आमुख। तो हमारे प्रियम्बल को इतने नामों से जान सकते हैं या जानते हैं। लेकिन जो हमारा इंग्लिश वर्जन है ना, उसमें तो प्रियम्बल दिया हुआ है, और जो हमारा हिंदी वर्जन है उसमें प्रस्तावना शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। उसमें उल्लेख किसका किया गया? उद्देशिका का। ये उद्देशिका शब्द कहाँ से आया? ये उद्देशिका शब्द आया 13 दिसंबर को। क्या हुआ था? 1946 को। 1946 को किसने? नेहरू जी क्या लेके आए थे? उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए थे। क्या लेके आए थे? नेहरू जी क्या लाए थे? उद्देश्य प्रस्ताव। तो ये वहीं से इसको लिया गया है, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? उद्देशिका। चलो अब पढ़ते हैं कि क्या है हमारे प्रियम्बल में। हम भारत के लोग, यानी कि शक्ति का जो स्रोत है ना वो कौन है? भारत की जनता, ना कि कोई नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई नहीं है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को कैसा सामाजिक, आर्थिक और कौन सा राजनीतिक न्याय, कौन सा न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और क्या देते हैं? आजादी किसकी देते हैं? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की क्या करते हैं? आजादी देते हैं, यानी कि स्वतंत्रता देते हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की क्या देते हैं? क्षमता, यानी कि इक्वलिटी प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और क्या? राष्ट्र की एकता और अखंडता क्या करते हैं? सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख, तो ये तारीख भी याद रख लेना कितनी है? 26 नवंबर 1949, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी सम्मत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को क्या करते हैं? अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं, या फिर क्या करते हैं? और आत्मार्पित करते हैं। तो अंगीकृत का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना, कि हम क्या कर रहे हैं? इस संविधान को स्वीकार कर रहे हैं। और ये क्या है? कानून या अधिनियम का दर्जा दे रहे हैं। किसका? कानून या अधिनियम का क्या दे रहे हैं? दर्जा।
किसका दर्जा दे रहे हैं? अधिनियम का दर्जा दे रहे हैं। अधिनियम। और आत्मार्पित का मतलब क्या होता है? स्वयं को समर्पित करना। क्या करना? समर्पित करना। चलिए, अब इसमें शब्द दिए हुए हैं, अब इसकी जो महत्वपूर्ण शब्दावली है ना उसको जान लेते हैं। प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब क्या है? सोवरेनिटी की बात कर रहे हैं कि हम सोवरन कंट्री है। आंतरिक निर्णय, बाह्य निर्णय क्या होंगे? हमारे होंगे। कोई बाहर का देश आकर नहीं बताएगा कि हमें किस देश से तेल लेना है, किस देश से गैस लेनी है, किस देश के साथ व्यापार करना है, किस देश के साथ नहीं करना है। ये सब कुछ क्या होगा? हमारा होगा। तो हम क्या है? इसीलिए हम क्या है? स्वतंत्र हैं, यानी कि सोवरन है। किसी क्या लिखा हुआ है? आप पढ़ लेते हैं इसको। भारत आंतरिक और बाह्य रूप से पूरी तरह से क्या है? स्वतंत्र है। अपने फैसले खुद लेने में क्या है? सक्षम है। किसी विदेशी शक्ति का नियंत्रण नहीं है। हमें कोई ट्रंप नहीं बताएंगे कि हमें किस ईरान से हमें तेल लेना है कि नहीं लेना है, या फिर मिडिल ईस्ट से हमें तेल लेना है कि नहीं लेना है, या रूस से हमें व्यापार रखना है कि नहीं रखना है। ये हमारा खुद का डिसीजन होगा, यानी कि भारत सरकार का होगा, हमारे देश का होगा। समाजवादी, सोशलिस्ट, ये शब्द जोड़ा कब गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में इस शब्द को जोड़ा गया। ये भारत में कैसा समाजवाद लाना चाहता है? लोकतांत्रिक समाजवाद। ये क्या है? मार्क्सवादी और कौन सा? गांधीवादी, दोनों का क्या है? मिश्रण है। इसका झुकाव किसकी तरफ अधिक दिखाई देता है? गांधीवादी की तरफ। जो गांधी जी का समाजवाद था उसकी तरफ इसका क्या झुकाव अधिक दिखाई देता है। अब क्या है? सेक्युलर। सेक्युलर शब्द का एग्जैक्ट अर्थ पंथ निरपेक्ष नहीं है। पंथ का मतलब तो सेक्ट होता है। तो अब इसका एग्जैक्ट हिंदी में कोई शब्द मिला नहीं, तो इसलिए इसको क्या कर दिया? पंथ निरपेक्ष। और पंथ निरपेक्षता का मतलब कहाँ? जो पश्चिम में है वो क्या करते हैं? वो धर्म और राज्य से बिल्कुल अलगाव रखते हैं। ऐसा नहीं, हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ पंथ निरपेक्षता का मतलब है कि सभी धर्मों का सम्मान करना। अगर हमारे यहाँ क्या होता है? अगर दिवाली है तो छुट्टी होगी, ईद है तो छुट्टी होगी, क्योंकि वो क्या है? अवकाश किया जाता है। अगर क्रिसमस है तो छुट्टी होगी। तो ये सब क्या है? हम सभी धर्मों का क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। तो इसलिए हम क्या, हमारा पंथ निरपेक्ष अलग है और पश्चिमी देशों की पंथ निरपेक्षता अलग है। सभी धर्मों का क्या, ये भी कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। ये क्या करता है? सभी धर्मों को क्या देता है? समान संरक्षण देता है। और ये आर्टिकल इसमें कितने? 25 से लेके 28 तक हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म का क्या प्रचार प्रसार कर सकते हैं, किसी भी धर्म की उपासना कर सकते हैं, किसी भी धर्म में विश्वास कर सकते हैं। ये सब हमारे किस में दिया है? आगे फंडामेंटल राइट में दिया गया है। डेमोक्रेटिक, जनता द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि सरकार, यानी कि संसदीय लोकतंत्र। इसका मतलब क्या है? कि हमारे सांसद, लोकसभा के सांसद और विधायक कौन चुनता है? जनता चुन के भेजती है। जनता चाहे तो उन्हें सरकार में रख सकती है, ना चाहे तो उनको क्या कर सकती है? सरकार से बाहर भी कर सकती है, क्योंकि हर 5 साल में चुनाव होते हैं तो सरकारें बदल जाती हैं। तो इसलिए हमारा कैसा लोकतंत्र है? संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है हमारे यहाँ पे। गणराज्य, भारत का प्रमुख यानी कि राष्ट्रपति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं? चुने जाते हैं। ये वंशानुगत नहीं होते हैं। तो हमारे देश के राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जो जनता भेजती है उनके द्वारा चुने गए जो निर्वाचित प्रत्याशी होते हैं वो किसको वोट देते हैं?
वो राष्ट्रपति को वोट करते हैं। तो डायरेक्ट जनता नहीं चुनती है राष्ट्रपति को, वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा चुने जाते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ पे कैसा है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, किसका, राष्ट्रपति का। अब क्या आया, अब इसका थोड़ा और डिटेल देख लेते हैं। न्याय, इसमें कितने न्याय, 3 प्रकार का न्याय दिया गया है। किसमें, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। सामाजिक न्याय, जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई आपको ये नहीं कह सकता है कि आप उस जाति से आते हैं इसलिए आप ये काम नहीं कर सकते, या फिर आप फलाने धर्म से आते हैं तो इसलिए, या फिर आप स्त्री हैं या पुरुष हैं तो इस प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये क्या कहता है, सामाजिक न्याय की बात करता है कि सभी को समान दर्जा दिया जाए, समान न्याय दिया जाए। आर्थिक न्याय क्या है, धन और संपत्ति की असमानता को कम करना। किसी के पास बहुत अधिक संपत्ति है, किसी के पास बहुत कम संपत्ति है, तो इसका जो गैप है उसको कम करने की बात करता है क्या, आर्थिक न्याय। अब क्या है, राजनीतिक न्याय, सभी नागरिकों को समान नागरिक अधिकार देना। मतलब सभी लोग, जो भी कोई व्यक्ति है वो 18 साल का है तो वो वोट डाल सकता है। उसके साथ कोई ये नहीं कहेगा कि आप फलानी जाति से आते हैं या धर्म से आते हैं तो आप वोट नहीं कर सकते, वो वोट कर सकते हैं। या फिर वो चुनाव लड़ना चाहे तो वो चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो ये क्या है, राजनीतिक न्याय, मतलब सभी को समान अधिकार दिया गया है। और ये कहाँ से लिए गए, 1917 की जो रूसी क्रांति थी वहां से ये प्रेरित है। अब इसको कैसे याद रखना है, सोशल इकोनॉमिक, तो ये SEP ये ट्रिक याद रख लेना तो आपको 3 प्रकार के न्याय बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। अब लिबर्टी 5 प्रकार की है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। यह मूल अधिकार किसमें है, भाग 3 के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है। विचार, हम कुछ भी सोचने के लिए आजाद हैं। हम सोच सकते हैं कि हम पूंजीवादी व्यवस्था हमें पसंद है तो हम वो सोच सकते हैं, हमें समाजवादी व्यवस्था पसंद है हम वो सोच सकते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग कुछ भी सोचने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। और ये फंडामेंटल राइट में कौन सा आर्टिकल है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 19। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 और सब क्लॉज ए में दिया गया। अभिव्यक्त करना, हम कुछ भी हमारे विचार आए वो हम लिख सकते हैं, सोशल मीडिया पे लिख सकते हैं, न्यूज़पेपर में हम अपना लेख दे सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, इस पे फिल्म बनाई जा सकती है, नाटक द्वारा समाज को आईना दिखा सकते हैं कि समाज में ये कुरीतियाँ चल रही हैं, तो वो भी कर सकते हैं। तो अभिव्यक्त करने के हमारे बहुत सारे माध्यम हैं। अब क्या आया, विश्वास। विश्वास हम किस पर करेंगे, हम गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत पर विश्वास कर सकते हैं, या फिर हम विवेकानंद के विचारों को आदर्श मान सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, हम साइंस में विश्वास कर सकते हैं, या फिर हम क्या कल्चर में विश्वास करते हैं कि हमारा कल्चर ये है तो यही सही है, हम उसमें विश्वास कर सकते हैं। तो इसकी भी आज़ादी हमें दी जाती है। और क्या, धर्म, मान लो हम किसी ए धर्म में पैदा हुए, बड़े होके हमें लगा कि इसमें बहुत सारी कमियां हैं, हमें इस धर्म को नहीं मानना है, तो हम बी धर्म को मान सकते हैं। ये हमारी आज़ादी कोई नहीं छीन सकता है, क्योंकि इसकी हमें क्या दी गई है, लिबर्टी दी गई है, यानी कि स्वतंत्रता दी गई है। और उपासना, हम किसी की भी उपासना कर सकते हैं, यानी कि हम रोजे रख सकते हैं, हम नवरात्र में हम व्रत कर सकते हैं, या दिवाली में हम दिए जला सकते हैं, क्रिसमस में कैंडल जला सकते हैं।
मस्जिद में जाके हम नमाज अदा कर सकते हैं, तो हमें क्या है, हम किसी की भी उपासना कर सकते हैं। इसकी क्या हमें स्वतंत्रता दी गई है, किसमें, हमारे प्रियम्बल में। और फिर ये स्वतंत्रता हमें कहाँ से भी प्राप्त होती है, ये स्वतंत्रता हमें आगे चल के हमारे फंडामेंटल राइट में दी गई है। तो वो क्या बना दिए गए, हमारे फंडामेंटल राइट भी बना दिए गए। क्योंकि प्रियम्बल तो हमारा प्रवर्तन ही नहीं है, इसके लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए ये स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए हमारे फंडामेंटल राइट भी बनाए गए हैं। अब क्या आई, समता, 2 प्रकार की। कितने प्रकार की क्षमता है, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अनुच्छेद कितने हैं, 14 से लेके 18 तक। हम क्या कर सकते हैं, मान लो यूपीएससी के फॉर्म आए, हम गरीब हैं, हम भी फॉर्म डाल सकते हैं, अंबानी का बेटा भी डाल सकता है, सभी को इक्वल अधिकार है। ठीक। अब क्या आया, बंधुता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। क्या करना, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता को बनाए रखना। ये क्या है, ये भी हमारा क्या है, प्रियम्बल में दिया गया है। अब एकता और अखंडता 2 शब्द अलग अलग हैं, एक ही इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब समझ लीजिए, एकता का मतलब यूनिटी और अखंडता का मतलब क्या होता है, इंटीग्रिटी, अखंडता। अब अखंडता क्या होती है और एकता क्या होती है। एकता होती है मनोवैज्ञानिक। कैसे मनोवैज्ञानिक होती है, मान लो मैच चल रहा है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक, तो पूरा देश, कोई नहीं सोचेगा कि आप किस धर्म से आते हैं, किस जाति से आते हैं, पूरा देश क्या इंडिया टीम को सपोर्ट करेगा। मान लो कहीं बोर हो जाता है, तो पूरा देश क्या होगा, पूरा देश किसको सपोर्ट करेगा, अपने देश को सपोर्ट करेगा। वो ये नहीं देखेगा कि हम किस धर्म से आते हैं, हम किस जाति से आते हैं, या फिर मतलब क्या, इसमें बंधुत्व यानी कि भाईचारे की भावना बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से विकसित हो जाती है। अब क्या, भौगोलिक अखंडता का मतलब क्या होता है, भौगोलिक सीमा। तो जरूरी नहीं है कि जहां एकता हो वो अखंडता भी होगी, ठीक है। तो ये दोनों शब्दों के अलग अलग मतलब है। ये मनोवैज्ञानिक होती है, ये कैसी होती है, अखंडता होती है भौगोलिक। बोर हुआ, हमारा कोई पार्ट किसी देश ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, तो अखंडता तो हमारी खंडित हो गई, लेकिन क्या रहा, एकता हमारी बरकरार रही। क्या रही, बरकरार एकता। तो एकता रहेगी वहां अखंडता रहेगी, ये सुनिश्चित नहीं है। तो इन दोनों शब्दों के अलग अलग मतलब हैं। और अखंडता शब्द कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया। अब क्या आया, अब आया प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। न्यायिक निर्णय जो दिए गए, इसमें 3 केस हैं, उसमें तीनों में अलग अलग बात कही गई है, तो उसको भी पता होना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन वहां से भी पूछे जाते हैं कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, या फिर कौन से केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का क्या है, अभिन्न अंग है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन प्रस्तावना से भी बहुत सारे बनते हैं, एक नहीं बनता है। अगर आपको लग रहा है कि बस ऊपर ऊपर पढ़ के 4 लाइन याद करके आप एग्जाम देने चले जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अब क्वेश्चन बहुत डीप में जाके पूछ रहे हैं, और उसके बाद आप हाँ मेजर पोर्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर चाहो आपकी सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन नहीं हो सकता है। क्योंकि आप देख रहे हैं मेरिट इतनी हाई जा रही है, किसी में भी उठा के देख लीजिए कि आप सोच भी नहीं सकते उतनी मेरिट जा रही है। तो इसलिए क्या है कि आपको एक एक चीज याद होनी चाहिए, एक एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। जब तक आप सिलेबस के डीप में जाके नहीं पढ़ेंगे, आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। हाँ क्वेश्चन बन जाएंगे, 50 आए तो 30-35 बना लोगे, लेकिन आप सोचो कि सिलेक्शन के
लाइक हो जाओ तो वो तो नहीं हो पाओगे। और उसमें पॉलिटी क्या है, अहम रोल अदा करता है, क्योंकि पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखने में बहुत आसान लगते हैं लेकिन उसके गलत होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो क्या है, बेरुवाड़ी संघवाद कब आया, 1960 में। सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इसमें क्या नहीं कर सकते, संशोधन नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, संशोधन नहीं हो सकता। फिर कब क्या हुआ, केशवानंद भारती केस आया, कब, 1973 में, यानी कि 13 साल बाद। इसमें सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों की एक पीठ बनाई गई, यानी कि बेंच बनाई गई, जो अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी। और इसने क्या, एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया और उसमें कहा कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का अभिन्न अंग है। क्या है, प्रस्तावना संविधान का कैसा है, अभिन्न अंग है। और इसमें क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संसद अनुच्छेद के 368 के तहत इसमें संशोधन कर सकती है। 368 लगा दिया, यानी कि विशेष बहुमत के द्वारा इसमें क्या होगा, संशोधन होगा। और इसके क्या नहीं, मूल ढांचे यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सकता है। अभी तक बेसिक स्ट्रक्चर में कितनी 26 चीजों को एक्सप्लेन कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समय समय पर हम इसकी व्याख्या करते रहेंगे कि क्या चीज किसमें बेसिक स्ट्रक्चर में है और क्या नहीं है। सारी चीजों को क्लियर नहीं किया है। अब क्या आया, नेक्स्ट केस। और इसमें फिर क्या हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसके बाद ही इसमें कितने 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और कौन सा, अखंडता शब्द जोड़ा गया, क्योंकि यहाँ पे जो डिसीजन आया उसके बाद इसमें क्या हुआ, संशोधन हुआ। कितनी बार, एक बार, एक बार संशोधन। किसमें, तीन शब्द कौन कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और कौन सा, अखंडता। ये तीनों कब जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्योंकि जब क्या हुआ, 1973 में निर्णय आया तो उसके बाद इसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया। अब एक और केस है इसी से जुड़ा हुआ, भारतीय जीवन बीमा निगम बाद LIC केस 1995 का। तो हो सकता है कि केशवानंद भारती 1973 का केस हर किसी को याद है और पूछ लिया जाए कि कौन सा, भारतीय जीवन बीमा निगम बाद कब आया था, तो 1995 में आया। पुनः इसमें पुष्टि की गई कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का आंतरिक हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है, आंतरिक हिस्सा है। अब क्या करते हैं, अब इसका क्विक रिवीजन करते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, कौन कौन से, समाजवादी जो अभी मैंने लिखा था, पंथ निरपेक्ष यानी कि सेक्युलर, और क्या, अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी। तो इसको एक ट्रिक से याद कर लेना, SIS सिस, या फिर SSIB। इसको ऐसे अगर आप भूल जा रहे हैं तो एक कुछ दिमाग में अपना ट्रिक बना लो, उस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। अब प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या, 13 दिसंबर 1946 को क्या किया था, एक उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे, यानी कि क्या, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो
कब हुआ, जो उद्देश्य प्रस्ताव पर क्या था, आधारित था, जिसे 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया, स्वीकार किया गया। तो कब स्वीकार किया गया, 22 जनवरी 1947 को, और 13 दिसंबर 1946 को लाए। उससे पहले 9 दिसंबर को क्या हुई, इसकी एक बैठक हुई थी, और इसके अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और फिर 11 को हुई एक, कब हुई, 11 दिसंबर को हुई, जिसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो और क्या हुआ इसमें, एक डेट ये भी बार बार पूछी जाती है, संविधान को अंगीकृत की तिथि 26 नवंबर 1949। क्या संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था, संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो आज हमारे 2 पोर्शन कंप्लीट हो गए, संविधान के स्रोत कंप्लीट हो गए, और क्या हो गया, प्रीएम्बल। इसमें जो जरूरी चीजें थी और जहां लग रहा था कि इसको समझाना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि जिससे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आएगी, वो मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। तो अब क्या कर लेते हैं, दोबारा से थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि मोटी मोटी चीजें लास्ट में आपको तैयार हो जाएंगी, तो आपको चीजें याद रह जाएंगी। तो सबसे पहले तो एक ये डेट याद कर लो, कौन सी, 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। और यहीं से कौन सा शब्द आया, जो हमारे, जो इसको हम प्रस्तावना बोलते हैं, उसका नाम क्या है, उद्देश्य का। जो हमारे संविधान का हिंदी वर्जन है, उसमें क्या, उद्देश्य का शब्द का इस्तेमाल किया गया है, न कि प्रस्तावना का। इंग्लिश में प्रीएम्बल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे संविधान में किस शब्द का उल्लेख किया गया है, प्रस्तावना, उद्देश्य का, या फिर कुछ और दे दे 2-3 शब्द, तो किसका, उद्देश्य का इस्तेमाल किया गया है, उल्लेख किया गया है, न कि प्रस्तावना का। और हमारे संविधान को अंगीकृत कब किया गया, 26 नवंबर। ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीपीसीएस में, इसको बहुत अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ये दोबारा फिर आ सकता है। और इसको, जो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, 1946 का जो था, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत हुआ था, उसको स्वीकृति कब मिली, 22 जनवरी 1947 को। कब स्वीकृति मिली, 22 जनवरी 1947 को। और हमारा संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, हमारा संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, पूर्ण रूप से लागू, पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो 26 जनवरी को झंडे को फहराया जाता है, वो कौन करता है, वो राष्ट्रपति करते हैं, क्योंकि हमारा देश क्या है, रिपब्लिक भी है, यानी कि गणतंत्र भी है। अभी 15 अगस्त को लाल किले से झंडा किसने फहराया, प्रधानमंत्री जी ने फहराया। क्यों, 15 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो ये अंतर है, आपको पता होना चाहिए कि 26 जनवरी होगी तो मुर्मू जी झंडा फहराएंगी, और अगर 15 अगस्त होगी तो कौन झंडा फहराएगा, प्रधानमंत्री जी झंडा फहराएंगे। ये बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, कोई अगर पूछ ले तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अब एक बार देख लेते हैं, बेरूवाड़ी संघ में क्या कह दिया था 1960 में, कि प्रस्तावना क्या नहीं है, संविधान का अंग नहीं है, और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। फिर केशवानंद भारती 1973 केस आया, इसमें एक 13 जजों की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। उन्होंने कह दिया क्या है, प्रस्तावना संविधान का अंग है, अभिन्न अंग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके किसमें नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और बेसिक स्ट्रक्चर में कितनी चीजें जोड़ दी गई, अभी तक 26 चीजें जोड़ दी गई हैं। और समय समय पर क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इसको
एक्सप्लेन करते रहेंगे, यानी कि व्याख्या करते रहेंगे कि क्या चीज वो किस में आएगी, बेसिक स्ट्रक्चर में आएगी, क्या नहीं आएगी। और फिर क्या आया, इसी में कहा गया कि वो कौन सा LIC केस आया 1995 में, इसमें कह दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का क्या है, आंतरिक हिस्सा है। ये मोटी मोटी चीजें आपको क्या करा रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं। अब क्या आया, बंधुता का मतलब होता है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता बनी रहे। एकता अखंडता का मतलब आपको समझा दिया है। एकता का मतलब मनोवैज्ञानिक होता है और अखंडता का मतलब भौगोलिक सीमा होती है, यानी कि एक भूखंड होता है। ठीक, अब प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता बनी रहे, मतलब समान इक्वलिटी बनी रहे। तो इसमें क्या है कि अगर कोई भी जॉब निकलती है तो सभी को समान अधिकार है। किसका, समानता का अधिकार है, क्योंकि हमारा जो फंडामेंटल राइट है 14 से 18 तक वो क्या देते हैं, समानता का अधिकार देते हैं, यानी कि समता का अधिकार देते हैं। और स्वतंत्रता बताई थी, आप कुछ विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, आप आज़ाद हैं, आप किसी भी विचारधारा को मान सकते हैं, आप आज़ाद हैं। लेकिन इसमें भी एक शर्त है, ऐसा नहीं है कि जो कोई देशद्रोही विचारधारा हो, मतलब देश के खिलाफ हो या फिर देश को तोड़ने वाली हो, तो ऐसी विचारधारा आप नहीं रख सकते। अभिव्यक्त कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं बोल सकते हैं जिससे क्या हो जाए, देश में दंगे भड़क जाएं। इस प्रकार की चीजें नहीं बोल सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, आप किसी में भी विश्वास कर सकते हैं, किसी भी विचारधारा को। सबसे पहले क्या आया, आप कुछ भी सोच सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप जो सोच रहे हैं बोल रहे हैं उसमें विश्वास भी रख सकते हैं। फिर आप किसी धर्म को मान सकते हैं, किसी की पूजा कर सकते हैं, किसी की इबादत कर सकते हैं, किसी भी दरगाह में जा सकते हैं, किसी भी चर्च में जा सकते हैं, यानी कि उपासना कर सकते हैं। तो ये सब कौन, ऐसे अगर सोचोगे कि देखो सबसे पहले क्या होता है, विचार आते हैं हमारे दिमाग में, क्या आते हैं, विचार आते हैं। उसके बाद क्या आते हैं, फिर हम बोलते हैं। मैंने कुछ सोचा होगा तभी तो मैं पढ़ा रही हूँ, इसको पहले सोचा होगा, दिमाग में पूरा फ्रेम बनाया होगा, अभी जो मैं बोल रही हूँ वो अभिव्यक्त कर रही हूँ। फिर उसके बाद हम इसमें विश्वास करेंगे कि हमारे संविधान में ये लिखा गया है, ये सही है हमारे लिए, तो हम इसमें विश्वास कर लेंगे। फिर उसके बाद हम मानेंगे, मतलब यह धर्म की बात हो रही कि हम ये धर्म में पैदा हुए, हम इसको मानेंगे या नहीं मानेंगे वो हमारा राइट है। हम किसी भी धर्म को भी मान सकते हैं सार्वजनिक तौर पे, तो कोई हमें मना नहीं कर सकता है। उसके बाद हम किसकी पूजा करेंगे, किसकी नहीं करेंगे, ये भी हमारा राइट है। ठीक है, अब क्या है, अब जो 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं, 3 प्रकार के सामाजिक न्याय, किसी को जाति के आधार पर, किसी को जाति सूचक, जो आर्टिकल 17 में क्या दिया गया, अस्पृश्यता का अंत किया गया। इसीलिए क्या किया गया, उन्मूलन, क्योंकि लोग क्या करते थे, जाति सूचक गालियां देते थे, जो और निचले तबके के लोग थे या वंचित वर्ग थे उनको गालियां देते थे। तो उनसे बचने के लिए क्या किया गया, उनका फंडामेंटल राइट बना दिया गया कि उनको कोई इस प्रकार से गाली नहीं दे सकता है जाति धर्म के आधार पर, कि तुम फलाने धर्म के हो, यानी तुम मुस्लिम धर्म के हो तो तुम ऐसे खराब हो सकते हो, अच्छे नहीं हो सकते हो, या तुम पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, इस टाइप से धर्म सूचक आप किसी को गाली नहीं दे सकते। लिंग के आधार पर कि तुम स्त्री हो, पुरुष हो, मतलब मोस्टली तो ये सब चीज़ें किसके साथ होती हैं, जेंडर इनइक्वलिटी किसके साथ होती है, लैंगिक भेदभाव स्त्रियों के साथ होती है, कि तुम महिला हो, तुम ये काम नहीं कर सकती हो, अरे तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम तो महिला हो, तुम्हें दिमाग नहीं है। बहुत सारे लोग ये सब बोलते हैं, तो ये भी नहीं बोल सकते हैं। इस भेदभाव को क्या करना, समाप्त करना। अब क्या है, आर्थिक न्याय, धन और संपत्ति की असमानता को कम करना। किसी के पास तो बहुत सारा धन है, किसी के पास बहुत कम है, ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ भी समानता लाई जाए। राजनीतिक न्याय, सभी नागरिकों को क्या समान राजनीतिक अधिकार है। कोई भी व्यक्ति 18 साल का है, वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग, किसी स्थान कहीं से भी आता है, लेकिन वो क्या कर सकता है, वोट कर सकता है, उसको वोट करने का अधिकार है। ये किस में दिया गया है, ये हमारा क्या बना दिया, फंडामेंटल राइट भी बना दिया गया। और क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया गया,
सॉरी वोट डालने का अधिकार फंडामेंटल राइट तो नहीं है, लेकिन क्या कर दिया गया, ये हमारे संविधान में अधिकार दिया गया है, यानी कि कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। कोई उसको ये नहीं कह सकता है कि आप फलाने जाति धर्म से आते हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो ये क्या दे दिया गया, उनको राजनीतिक न्याय दिया गया। अब और आगे चलते हैं। अब पीछे क्या पढ़ा था हम लोगों ने, रिपब्लिक क्या होता है, रिपब्लिक गणराज्य, यानी कि क्या होगा, राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि हमारे यहाँ राजा रानी नहीं होते जैसे ब्रिटेन में होते हैं। और क्या आया, निरपेक्ष का लोकतंत्र का मतलब बता ही दिया कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार होती है, लोकसभा सांसद और क्या विधायक जनता चुन के भेजती है, जनता चाहेगी उसकी स्टेट में सरकार रहेगी, या केंद्र में जिसको जनता चाहेगी उसकी सरकार रहेगी, अगर नहीं चाहेगी तो उसकी सरकार नहीं रहेगी, उसको बदल सकती है। ये राइट क्या है, क्योंकि अंतिम शक्ति किसके पास है, जनता के पास है, हमारे किसमें, प्रियम्बल में दिया गया है। पंथ निरपेक्ष क्या है, किसका, राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा, वो सभी धर्मों का क्या करेगा, समान संरक्षण देगा, सभी को समान सम्मान दिया जाएगा। अब क्या हुआ, ये क्या है, हमारे संविधान कैसा है, एक तो कैसा है, निर्मित किया गया है संविधान, कल संविधान की जब संविधान का वर्गीकरण किया था तो बताया था ना कि संरचना कैसी होती है। तो संरचना में दो शब्द आते, क्या, संरचना में दो तरीके की होती है, एक तो होती है निर्मित यानी कि फ्रेम्ड कर दिया, तो बाकी सब तो निर्मित किया गया है यानी कि लिखा गया है, और दूसरा क्या है, विकसित करना, क्या करना, विकसित करना। तो ये सब क्या है, विकसित करने का मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ पंथ निरपेक्षता तो बहुत पहले से थी, वो सदियों से, हमारा देश क्या है, हजारों हजार साल पुराना है, हमारे यहाँ पे विविधता है, हम सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, सारे धर्म को एक साथ लेके चलते हैं, हमारे सबका कल्चर अलग अलग है, सभी के कल्चर को मानते हैं। लेकिन ये धीरे धीरे जब 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, उस समय क्या हो गई, ये पंथ निरपेक्षता क्या हो गई, परिपक्व हो गई। उसके बाद हमने क्या किया, अपने किस में डाला, प्रियम्बल में इसको रख दिया इस शब्द को। तो इसको किस में रखेंगे, इसको विकसित में रखा जाएगा, कि जो चीज विकसित हो गई अच्छे से, अब हमें लगा कि अब इसको क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। ऐसा नहीं था कि उस समय भी ये शब्द लिख सकते थे, लेकिन इतना उपयोगी नहीं लगा उस समय, इसलिए इसके लिए क्या किया, थोड़ा सा समय लिया, उसके बाद इसको जोड़ा गया। समाजवादी ये भी कब जोड़ा गया, 42वें संविधान में जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन हुआ उसमें जोड़ा गया। इसमें क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। कैसा समाजवाद है, एक तो क्या होता है, मार्क्सवादी समाजवाद क्या होता है, मार्क्सवादी समाजवाद कहता है कि सारी संपत्ति छीन लो, किससे, पूंजीपतियों से, राज्य अपने हाथ में सारी संपत्ति को ले लेगा और फिर क्या करेगा, और जनता में बांट देगा। तो मार्क्स का एक ठीक है कि अमीरों से संपत्ति छीन के गरीबों में बांट दो, लेकिन एक बार देखो जाके, फिर अमीर काम क्यों करेगा, जब वो सोचेगा पूंजीपति कि हमारी तो सारी संपत्ति छीन के गरीबों में बांट दी जाएगी, तो उसको भी काम करने का मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। और जो गरीब है, किसकी बात, बुर्जुआ और सर्वहारा की बात करता है, तो जो गरीब है वो भी सोचेगा कि हमें तो फ्री में मिल जाएगा, तो हम क्यों काम करें। तो इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से भी चीजें खराब हो जाती है ना, फिर देश उन्नति कैसे करेगा, क्योंकि अगर कोई रिसर्च नहीं करेगा तो कोई नई टेक्नोलॉजी कैसे आएगी। कोई दवा है, मान लो वैक्सीन है, अभी मान लो कोरोना आया था, उस समय को सारे देश सोच लेते कि हम रिसर्च नहीं करेंगे, हम पैसा खर्च क्यों करेंगे, तो हम नहीं करेंगे, और उन्होंने सोच लिया और बस छोड़ दिया, क्योंकि ये तो सारे लोगों को मिल जाएगी। तो ये तो मार्क्सवाद का कहीं ना कहीं इस एंगल पे जाके तो गलत होता है ना। फिर तो हमारा क्या है, दोनों का मिश्रण है। कैसा है, कुछ चीजें पूंजीवाद भी है और समाजवाद भी, कुछ चीजें सरकार ने अपने हाथ में ले रखी है और कुछ चीजें किसके हाथ में, प्राइवेट के हाथ में भी दे दी, जिससे क्या बना रहा है, बैलेंस बना रहा है। अब क्या आया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम आंतरिक और बाह्य पूरी तरीके से क्या है, स्वतंत्र है।
इसमें क्या है, हमारे फैसले हम खुद ले सकते हैं, कोई हमें ट्रम्प नहीं बताएंगे कि हम किस देश के साथ व्यापार करें नहीं करें। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है, हम सोवरन है, हम कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं, वो अपनी मर्जी से हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश के हम क्या रहे, उपनिवेश रहे, या ब्रिटिश ने हमारे ऊपर रूल किया, हमें गुलाम बनाया, तो इसलिए हम कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं। ऐसा नहीं है, हम अपनी मर्जी से हैं। अब ये सारी चीजें इसमें एक 26 नवंबर 1949 आपको पता होना चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मार्गशीर्ष क्या शुक्ल सप्तमी और संवत कौन सा 2006 विक्रमी। हो सकता है कि अब की बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कुछ पता नहीं है। इसका मतलब बता दिया है, अंगीकृत करना मतलब स्वीकार करना, इसको कानून या अधिनियम का दर्जा देना, और ये क्या आत्मार्पित मतलब स्वयं को समर्पित करना। इन तीनों शब्दों के मतलब भी आपको पता होना चाहिए अगर आप क्या पढ़ रहे हैं, प्रियम्बल पढ़ रहे हैं तो। अब क्या आया, अब तो यही सारा कुछ डिटेल लिखा हुआ था, पट 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 हमें अपनी क्या प्रियम्बल हमें रटा होना चाहिए कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, कैसे समस्त नागरिकों को क्या करेंगे, सामाजिक आर्थिक, तो ये यहाँ पे ये क्या है, 3 प्रकार का न्याय है। कितने, 3 प्रकार का न्याय, प्रकार का क्या है न्याय। तो अगर पूछ लिया जाए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रियम्बल में कितने प्रकार का न्याय दिया गया है, तो 3 प्रकार का न्याय दिया गया है, और 5 प्रकार की क्या दी गई है, स्वतंत्रता। तो क्या 5 प्रकार की स्वतंत्रता। तो ये भी संख्या भी आपको याद रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि संख्या से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ये फैक्ट है, ये पूछा जाता है, ये पीसीएस वगैरह में पूछ लेते, वनडे एग्जाम में तो पूछते ही हैं, कंपलसरी है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये अगर आपको एक बार डिटेल पता चल गया ना, तो ये तो आप काउंट भी कर लेंगे कि अच्छा सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, तो 3 प्रकार की हो गई। और क्या है, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, तो इक्वलिटी कितनी है, 2 प्रकार की क्षमता है। अब हो गया हमारा प्रियम्बल कंप्लीट हो गया। इसको बताया था कि और इसको किसने, विद्वान ने क्या कहा है, तो वो भी हम कल इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि किसने इसको क्या जन्म कुंडली कहा है, किसने इसको क्या कहा है, एन के पालकीवाला ने इसको क्या कहा है, कुंजी कहा है, यानी कि की कहा है, किस होरोस्कोप किसने कहा है। तो ये सारे जो 5-6 स्टेटमेंट है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो भी हम कल आपको समझा देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई एक भी पॉइंट छूट जाए। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्या सिलेबस को कंप्लीट करा दिया जाए। अगर आप एक बार क्या कर लेते, क्लास पढ़ ली आपने अच्छे से और उसको समझ लिया और कुछ चीज़ों के नोट्स बना लिए, तो हमें नहीं लगता है कि आपका कोई भी क्वेश्चन क्या होगा गलत होगा। तो आप पहले कोशिश करो कि आप चीज़ों को सुनो, जब सुनोगे एक बार सुनोगे, दूसरी बार में आप क्या करो, लिख लो, उनको नोट्स बना लो अच्छे से, और एक बार रिवीजन कर लो, और क्या करो, PYQ सॉल्व कर लो। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं।